तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन से चालू करूं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का चेयरपर्सन हूं और मैं प्रकृति का समाज शास्त्र पढ़ा रहा हूं, मतलब इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी में खेती, सेहत, प्रकृति, पेड़ पहाड़ कैसे बनते हैं, क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है और खेती में क्या अच्छा हो सकता है, पानी कैसे रोकें, पानी कैसे बचाएं, तालाब, इकोसिस्टम। इसमें बाबा नानक कहते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, कि पवन गुरु मतलब जो हवा है वो हमारे गुरु के समान है। पानी पिता मतलब जो पानी है वो हमारे पिताजी के बराबर है, बाप के बराबर है। और धरत महत्व मतलब धरती का महत्व माँ के बराबर है। तो माता पिता और गुरु के बराबर हमारा जो हवा पानी और ज़मीन का महत्व है ना। वो बोतल देना, हाँ ये वाला। जैसे मान लो कि ये छोटा वाला, छोटा, तो हवा पानी गुरु, हाँ ठीक है। तो जैसे मान लो कि इसमें साफ पानी है, ठीक है, मैंने आपको दिया और आपने एग्री किया कि मैं इसको पीने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो ये हो गया एग्रीकल्चर। आप एग्रीमेंट दे रहे हैं कि आप जो खाना पीना दे रहे हैं वो मैं खाने के लिए पीने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो शुद्ध है, साफ है, मेरा शरीर के लिए, मेरी जान के लिए ठीक है और मेरे बच्चे भी इससे सुरक्षित रहेंगे। दूसरा आता है केमिकल्चर, मतलब इसी बोतल में मैं आपको 1 चम्मच यूरिया डालता हूँ, आधा चम्मच डीएपी, 1 चम्मच पेस्टिसाइड, 1 चम्मच हर्बिसाइड और 1 बूंद इसमें फंगिसाइड का डालता हूँ। फिर मैं बोलता हूँ कि आप ये पानी पीजिए, क्या आप पिएंगे? तो आप एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर नहीं हुआ, ये हुआ केमिकल्चर, है ना। लेकिन हम पी तो हर रोज रहे हैं यही केमिकल, यही जहर खा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जहर हमारे एग्रीमेंट के बिना हमें और हमारे बच्चों को दिया जा रहा है और हर रोज दिया जा रहा है और धीरे धीरे छोटी छोटी डोज में दिया जा रहा है ताकि एकदम मरे ना, धीरे धीरे बीमार होंगे। अभी पीजीआई है, हम जहाँ पे बैठे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे सामने ही गेट है। वहाँ पे स्टडी हुआ कि जो मदर का मिल्क है, जो छाती से पिलाती है अपने बच्चे को, जो आज कल में पैदा हुआ है, उसमें भी हर्बिसाइड है, उसमें भी पेस्टिसाइड है। तो अगर हम माँ के दूध से बच्चे को पिलाने लायक नहीं छोड़ा, तो ऐसी आग लगे ऐसी खेती को। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जीने के आधार को ही ख़त्म कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, फलाना धिमकाना है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, और आप अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं। तो ये तो बेसिक बुद्धि का काम है ना। एक बिल्कुल अनपढ़ गडरिये से बोलिए कि क्या आप अपने बच्चे को जहर देना चाहेंगे? नहीं, वो नहीं मानेगा, लेकिन हम दे रहे हैं, है ना। और साइंस के नाम पे दे रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैज्ञानिक हैं हम, तो विज्ञान के नाम पे दे रहे हैं। तो ये जहर दिया गया, इससे हमारी बॉडी में इतने सारे केमिकल जा चुके हैं कि उससे माँ के दूध में जहर है। अभी दिमाग का रिसर्च हुआ तो दिमाग के अंदर भी जहर आ रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है सर दिमाग से, है ना। माइक्रोप्लास्टिक भी कितना, जितना ये ढक्कन भर जाए 4 बार, उतना माइक्रोप्लास्टिक बंदे के दिमाग में जा चुका है। वो कहाँ से जा रहा है? जैसे हवा में पॉल्यूशन है, गाड़ियों के टायरों से पॉल्यूशन उड़ता है, उनके घिसने से पॉल्यूशन उड़ता है, इन बोतल से पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक अंदर जाता है। तो कुल मिला के हमने हवा, पानी, ज़मीन, भोजन सब में जहर डाल दिया। और इस जहर डाल के हम बोल रहे हैं कि इससे हमारी तरक्की होगी। जो खेती हजारों सालों से चली आ रही थी, उसको हमने पिछले 50-60 साल में बर्बाद कर दिया, है ना। क्या जो पिछले कई लाख साल से हमने जो खेती बनाई है, और मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसमें हम कहते हैं कि 10 से 11 हज़ार साल हो गए तब से हम ऐसी खेती कर रहे हैं जैसे आज कर रहे हैं। और पिछले 60-70 साल में हमने सब जहर डाल के इतना गंदा कर दिया है कि इंसान को जीने लायक भोजन भी नहीं मिल रहा है। और जो भोजन है उसमें ना कार्बन है, ना मिनरल्स है, ना न्यूट्रिएंट्स है, ना एंजाइम्स है, ना माइक्रो मिनरल्स हैं। तो है क्या? पंजाब दुनिया में सर पर हेक्टेयर सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करता है और सबसे ज़्यादा भूखमरी का शिकार आज के दिन पंजाब है। भूखमरी मतलब पेट भरा है
लेकिन न्यूट्रिशन खाली है, फोका फूड है ना। तो जैसे इस बोतल में आपको पानी होना चाहिए, इसमें मिट्टी भर देंगे तो बोतल तो भर गई, लेकिन किसी काम की नहीं है, वो पानी चाहिए आपको तो वैसे ही बॉडी में हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन उसमें ना मिनरल्स है ना एंजाइम्स है, तो क्या होगा, बीमार होंगे। और वो बीमारी बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, और कई बार वो बीमारी बचपन से ही बढ़ जाती है, कई बार बुढ़ापे में जाके, और आजकल जो है 28-30 साल की उम्र से ही डायबिटीज़, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज ये होने चालू हो गए हैं। और पीजीआई में अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कोलन कैंसर के केसेस हैं, पेट के कैंसर हैं, वो लगभग 4 गुना के करीब बढ़ गए हैं पिछले कुछ सालों में। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम खेती में वो जहर डाल रहे हैं जो आने वाले 100 साल तक भी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। धान में ऐसा जहर डालते हैं, चाय पत्ती बोलते हैं पंजाबी में उसको, वो डाल के किसान अगर 10 मिनट में खेत से नहीं भागा तो उधर ही ढेर हो जाएगा, उधर ही मर जाएगा। आप वो जहर डाल रहे हैं जिससे खुद मर जाएंगे, तो क्या पौधे ठीक रहेंगे उससे? उसमें ना छिपकली बसता है, ना मेंढक बसता है, ना मक्खी, ना मच्छर, ना कीड़ा मकोड़ा, सांप बिल्ली, कोई भी चिड़िया तक नहीं बसती है। और वो जहर डाल के इतना गंदा खाना हम खाएंगे। विदेशों में बैन लगा दिया इंडिया से जाने वाले राइस के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि 750 गुना तक केमिकल रेजिड्यूज मिल रहे हैं ज़्यादा परमिसेबल लेवल से। आपको मान लो 1 ग्राम जहर लेना आपके लिए ठीक है कि जिंदा रह जाएंगे, मरेंगे नहीं, लेकिन आपको 750 ग्राम जहर दे दिया जाए तो मरने का पूरा चांस है। तो विदेशों में वो बोला कि हमारे समंदर में भी मत डाल देना ये कचरा, कि इससे हमारे मछलियाँ ना मर जाएं। और वो हम रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, यहाँ पे ना कोई चेकिंग होती है ना कुछ और होता है। तो कुल मिला के हम इतना जहर डाल रहे हैं कि हद नहीं। तो इस जहर को ना डालें, फिर भी हम खेती कर लें, फिर भी बड़ी जनता का पेट भर लें, और फिर भी हमारा जो खेती है, प्रकृति पर्यावरण है, वो बचा रहे, और सबसे ज़रूरी पानी बचा रहे। आपको जान के हैरानी होगी कि पंजाब में 5-5 नदियां हैं। 5 नदी होने के बावजूद भी जो पानी है पंजाब में वो आ रखा है 0 लेवल पे, जिसको बोलते हैं रेड जोन पे, है ना। रेड जोन का मतलब है कि जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है धरती का। 85% धरती के पानी में या तो कंटामिनेशन है, या आर्सेनिक है, या फिर ये आपका हैवी मेटल्स हैं, या वो पीने लायक नहीं है, या पानी है ही नहीं, खारा मीठा कुछ नहीं है। तो ऐसी जगह पे कितना दिन तक जिंदा रहेंगे लोग? तो हमने साइंस के नाम पे, पंजाबी में एक गाना है कि साइंस चल गई मार दी है। मतलब जो साइंस है उसको हम लोगों को मारने, बर्बाद करने, उनके हवा, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, बीज और जानवर में जहर डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे दादाजी बोलते थे कि अगर आप किसान हैं और नमक के सिवा कुछ भी लेने के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो आप किसान नहीं हैं, मूर्ख हैं या गुलाम हैं। आज के दिन किसान 1 या मुश्किल से 2 फसल पैदा करता है, बाकी अगर घर में 1000 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो 998 चीज़ें मार्केट से जाके लेके आता है। तो वो किसान नहीं, कंज्यूमर बन चुका है ना। पंजाब हरियाणा में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले 138 फसलें होती थी, 138। आज के दिन मात्र 2 फसलें होती हैं, धान और गेहूं। उसके अलावा थोड़ा बहुत चारा लगा लिया, कहीं मक्की लगा ली, बस इतना ही। तो अगर आपने 138 फसलों को ख़त्म करके 2 फसलों पे आ गए तो इसका मतलब है कि आपकी डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई, आपके खेती करने के तौर तरीके बदल गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और बड़े बड़े जहर आपने डालने चालू कर दिए। एक ही किस्म की फसल करेंगे तो उसके बर्बाद होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो कुल मिला के किसानों को कर्ज देके, एमएसपी देके एक ऐसे ढर्रे पे लगा दिया गया हरित क्रांति के नाम पे कि इससे आपका भला होगा। लेकिन आज पंजाब के किसान भी आत्महत्याएं कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के विदर्भा के कर रहे थे, जैसे बाकी जगह के कर रहे थे। तो ये बताइए कि आप पर हेक्टेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप गरीबी भी झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप जो ज़मीन और पानी है उसको भी बर्बाद कर रहे हैं,
और उसके बदले में आप कर्ज भी सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये खेती हुई या बर्बादी हुई? आपको क्या लग रहा है? बर्बादी। बर्बादी हुई। सबसे ज़्यादा उगा के भी हम बर्बाद हो रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अब ये बोतल आपने कितने रुपए में खरीदा पानी का? 20 रुपये में। 20 रुपए में। और जिस कंपनी ने आपको ये बोतल बेचा, क्या वो पानी पैदा करती है या बोतल पैदा करती है? वो केवल बोतल बेच रही है आपको। पानी तो प्रकृति से लिया उसने। तो आपको प्लास्टिक की ये जो बोतल है, प्लास्टिक है, ये 20 रुपए में बेच दिया उसने, ठीक है। और इसमें जो पानी है वो तो सरकारी है, मतलब प्रकृति का है। लेकिन आपका गेहूं क्या रेट बिका? 1 किलो गेहूं क्या रेट बिकता है मार्केट में? 20 रुपया। 20 रुपया। हाँ, 20 रुपया। 23 रुपया हरियाणा पंजाब में, ठीक है। तो 1 किलो गेहूं को पैदा करने के लिए आपको पानी लगता है 4000 लीटर। 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी लगा के, केवल पानी की बात कर रहा हूं मैं भी, 4000 लीटर पानी लगा के आपको मिला 20 से 23 रुपया। इसने केवल प्लास्टिक का बोतल पैदा किया जिसका 10 पैसे 20 पैसे कॉस्ट है, और इसने मुनाफा लिया 20 रुपया। तो कौन मुनाफे में रहेगा आगे? ये बोतल बनाने वाली कंपनी या गेहूं उगाने वाला? 4000 लीटर का आपको मिला 20 रुपया, इसको 1 लीटर का 20 रुपया, मतलब 4000 गुना ज्यादा घाटे में किसान आएगा इस कंपनी के मुकाबले। 4000 गुना। जबकि मैंने इसका लेबर नहीं जोड़ा, उसका ट्रैक्टर का खेती कीमत नहीं जोड़ा, उसका डेप्रिशिएशन नहीं जोड़ा, यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड सारे घर वाले खेती में खपते हैं वो नहीं जोड़ा, उनका लेबर का पैसा नहीं जोड़ा, जमीन का रेंट नहीं जोड़ा, ट्यूबवेल का जो साजो सामान लेके आता है उसका खर्चा नहीं जोड़ा, जो मेंटल हरासमेंट करता है उसका खर्चा नहीं जोड़ा, है ना। तो ये कंपनी अपना बोतल का पानी का पैसा डिसाइड कर रही है कि मुझे 20 रुपए में बेचना, और वो बेच रही है। किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर सकता है? कर सकता है क्या? बोलो। नहीं। सरकार ने बोल दिया 20 रुपए में बेचना है तो बेचना है भाई। क्यों बेचना है? सरकार बोल रही है लोग भूखे मर जाएंगे। तो भूखे मर जाएंगे तो आप जो पैदा कर रहा है उसको पहले भूखा मार रहे हैं। हर रोज 4000 किसान खेती छोड़ के शहरी मजदूर बनने के लिए जा रहे हैं, पता आपको? 4000। और जो एवरेज इनकम है किसानों की पर मंथ की, वो 2300 रुपया से लेके 4400 रुपया पर परिवार है, 5 बंदों का परिवार। मतलब 17 रुपया पर डे एक आदमी कमाता है। वो सरकार कहती है कि गांव में रह के अगर आप 32 रुपया कमा रहे हैं, 27 रुपया कमा रहे हैं गांव में रह के, 28 रुपया करीब, और अगर आप शहर में रह के 32-33 रुपया कमा रहे हैं तो आप अमीर आदमी हैं, आपको सरकारी सहायता नहीं मिलनी चाहिए, है ना। इकोनॉमिक्स का गेम है। आप 2 बोतल पानी खरीदना पड़ गया तो आपका 40 रुपया गया, लेकिन सरकार बोल रही है कि आप 32 रुपया है आपके पास तो अमीर आदमी है। तो क्या 32 रुपया हर रोज में आप बच्चों के लिए खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब सब कुछ खरीद लेंगे? जूते चप्पल खरीद लेंगे, उनका शादी ब्याह कर देंगे, है ना। उनको दवा दारू करना है, बुजुर्गों का दवा दारू करना है वो कर लेंगे, बिजली का बिल भर देंगे, क्या कर लेंगे 32 रुपए में? नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारे जैसे जो साइंटिस्ट सो कॉल्ड बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटियों में, वो ज्ञान बांटते हैं कि होगा, और खुद लेते हैं 2-2 लाख रुपया तनख्वाह, है ना। गांव का मजदूर के लिए, किसान के लिए बोल रहे हैं कि इसको 27 रुपया दे दो और बहुत है इसके लिए। ये इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो ऐसे गढ़ी जाती हैं ताकि किसानों को मूर्ख और कमज़ोर रखा जाए, और उनको ये इंश्योर किया जाए कि धीरे धीरे, एक थ्योरी है अमेरिकन ड्रीम थ्योरी, मतलब अमेरिका जैसा देश बनाना है। कैसे बनेगा? यहाँ से किसानों को निकालो और शहर में लेके आओ, उनको गधा मजदूरी कराने के लिए, उनको झुग्गी बस्ती में रखो तो गरीब रहेंगे, ज़मीन से बेदखल हो गया तो बोलेंगे भी नहीं, 5 किलो राशन देते रहो, चुपचाप पड़े रहेंगे, जब मर्जी काम पे लगाओ, जब मर्जी काम से हटाओ, है ना। गांव में होंगे तो संगठित होंगे, पैर पे पैर धर के सोओगे। आपका 4 बोरी अगर गेहूं हो गया
तो आप तो बॉस हैं गांव में। लेकिन शहर में आप उसी 4 बोरी को बेच के मान लो आपको 8,000 रुपया मिल गया। 8,000 रुपये में शहर में क्या खरीद लेंगे आप? आपको ना तो किराया दे सकते हैं 8,000 रुपये में, ना रहना खाना पीना, महीना भी नहीं चलेगा। और वही पैसे आप गांव में रहें तो आपका अपना घर है, अपनी खेती, अपना पशु है, अपना तालाब है, उसमें मछलियां आ गई या कुछ और बेचने के लिए आ गया, तो आप 4 बोरी गेहूं से साल भर काट देंगे। तो आपके पास पावर है गांव में रहने से। तो सरकारें क्या चाहती हैं कि अमेरिका में जैसे लोगों को बेदखल करके ज़मीनों से शहर में ले आए और अभी उनसे जो मर्जी करवा रहे हैं, जैसा मर्जी करवा रहे हैं, जब मर्जी उनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं, जब मर्जी नौकरी पे लगा दे रहे हैं। वो खा खा के टेंशन में मोटे हो गए हैं, है ना। सबके ऊपर कर्ज है, सारे EMI पे चल रहे हैं, सारे कार्ड पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है खेती को जानबूझ के बर्बाद किया जाता है। और ये भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। कहीं पे बोल रहा है कि गाय पाद मारती है इसलिए गाय मार दो। ये नई थ्योरी आ रही है, इंडिया में भी आ गया है ये सब, कि गाय के फार्ट से या पाद से, उसके जुगाली करने से मिथेन बदबू फैलता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसलिए गाय को मार दो, पशुपालन बंद कर दो। कैसा आइडिया है ये? लेकिन ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी को कुछ नहीं बोलेंगे, कोका कोला को कुछ नहीं बोलेंगे, हवाई जहाज में उड़ने वालों को कुछ नहीं बोलेंगे वो कितना पॉल्यूशन फैलाता है ना। तो किसान को कमजोर करने का टारगेट है। आप देखेंगे यूरोप में भी अभी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में, और भारत में भी वैसे ही हो रहे हैं। भूख हड़ताल पे दलेवाल साहब बैठे हुए थे। तो कुल मिला के मेरे दादाजी भी कहते थे और आज के जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपके पास जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज और आपके पास इकोसिस्टम है तो आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर जल, जंगल, जमीन, जानवर और बीज हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर। अनाज पड़ा है, आपका जो पशुधन है वो तो दूध दे रहा है। ये कागज का टुकड़ा तो कभी भी बंद हो जाएगा, नया आ जाएगा, ये आ जाएगा, कभी डिजिटल करेंगे, कभी मोबाइल के बगैर नहीं कर सकते हैं। मोबाइल को आधार से जोड़ दो, इसको उससे जोड़ दो, ये तो गेम है ना एक। तो कुल मिला के आपका जो सबसे बड़ा धन है वो खेती है, और खेती में ये सारी चीज़ें, जल, जंगल, जमीन, जानवर, बीज आता है। बीज कंपनियों के हाथ में चढ़ चुका है 90%। सब किसानों को पता नहीं कि उनके घर में यूरिया का फैक्ट्री है। वो यूरिया खरीदने जाता है, लाइन में लगता है, लट खाता है, और कभी मिलता है यूरिया, कभी नहीं मिलता है। आपके घर पे गाय भैंस है तो आपके घर में यूरिया की फैक्ट्री है। गाय भैंस का पेशाब दुनिया का सबसे अच्छा यूरिया है। आप उसको पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करते रहिए, हो गया यूरिया, है ना। आपको क्यों जाना है फैक्ट्री में, है ना। आपने एक बार जो बीज लगाया उसको आप उम्र भर दोबारा से दोबारा लगाते रहेंगे। आपको क्यों जाना है दोबारा खरीदने के लिए? देसी बीज तो होते थे ना। आज के दिन दोबारा बीज पैदा नहीं होता है क्योंकि उनको बांझ कर दिया गया है बीजों को। जब बीज को बांझ कर देंगे तो क्या होगा? पहले तो बीज बांझ हुआ, उस बीज को दोबारा लगाएंगे तो जमेगा, पैदा होगा? नहीं होगा ना। तो वही गुण धीरे धीरे हम में आएंगे। अब पंजाब में 38-40% जो लोग हैं बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी खो चुके हैं। जिनकी आज शादियां हो रही हैं वो बच्चे पैदा करने लायक नहीं बच रहे हैं। दूसरा, ये जहर भी डाल रहे हैं, उसका भी नुकसान है ना। पशुओं को भी वही GM खाना खिला रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो पशु भी धीरे धीरे बांझ हो रहे हैं, उनकी भी तादाद घट जाएगी। आपके पास अगर 10 गायें हैं तो आप ज़्यादा अमीर होंगे, या एक गाय है तो ज़्यादा अमीर होंगे? हाँ, गाय होंगे, 10 गायें होंगी तो अच्छा रहेगा। तो अगर आपकी गायें ब्यात बंद कर देती हैं तो एक हो जाएगी धीरे धीरे, बाद में एक भी नहीं रहेगी तो आप गरीब हो जाएंगे। तो वो सीमेन बेच रहे हैं आज के दिन, है ना। सेक्स सॉर्टेड सीमेन बोलते हैं उसको, कि इससे बछिया ही पैदा होगी, यही होगा। तो कुल मिला के हम धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरा, पानी की निर्भरता, क्योंकि हमने जो ज़मीन को हार्डपैन बना दिया है, उससे बरसात का पानी आएगा, ज़मीन से टकराएगा और वो निकल जाएगा। बरसात तो गुजरात में बहुत होती है,
हरियाणा पंजाब में भी बहुत होती है ना। मान लो कि ये हमारी ज़मीन है ना, ये मान लो हमारी ज़मीन है। हमने इसके ऊपर बार बार हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर चलाया, बार बार बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाने से ये ज़मीन कॉम्पैक्ट हो गया, क्योंकि ट्रैक्टर का टायर बहुत वाइड होता है, कम से कम 15-16 इंच का होता है। और जब ट्रैक्टर के पीछे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगता है तो उसको खींचने के लिए ट्रैक्टर का जो वजन है वो 22-25 क्विंटल होता है। जब उसके पीछे हैरो कल्टीवेटर लगेगा तो उसका वजन पुलिंग पावर की वजह से टायरों के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो आएगा 100 क्विंटल से भी ज़्यादा का। तो 100 क्विंटल का वजन जब जमीन पे ठोक मारेगा तो जमीन पक्की हो जाएगा, पकड़ में आ ठीक जाती है। इसको क्या बोलते हैं, रक्कड़ बन जाएगा। पंजाबी में बोलते हैं कि कड़ा पै गया जी, है ना। जैसे ये फर्श है, ठीक ऐसे ही पक्का फर्श हो हाँ, जाएगा। हमारा हम बोलता है पकड़ है ना? ज्यादा आ गया। पकड़ हो गया ना। हरियाणवी में उसको लेंटर पड़ गया या पक्का हो गया या रक्कड़ बन गया, या गुजराती में भी पत्थर जैसा हो गया। हाँ, गुजराती में क्या बोलेंगे इसको, पत्थर जैसा पकड़। पत्थर जैसा पक्का हो गया। तो जब पत्थर जैसा पक्का हो गया तो ये ऐसा जमीन हो जाएगा। ये चिकना है ऊपर से, इसको आप बार बार इस पे रोटावेटर हैरो चलाएंगे, ऊपर से 4 इंच में इसको नरम करेंगे। वो जो 4 इंच मान लो ये है, इसको नरम किया, इसमें बीज लगाया, तो पानी यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे सीलन हो जाएगी और यहाँ पे निमाटोड बैक्टीरिया आ जाएगा, क्योंकि कीचड़ में तो आएगा, है ना। और इसमें बार बार आपको यूरिया, डीएपी और कुछ ना कुछ केमिकल देता रहना पड़ेगा। जड़ इसमें इसको क्रॉस करके नीचे नहीं जा रही है। अगर जड़ नीचे नहीं जा रही है तो ताकतवर नहीं होगी, तो फिर आप उसमें फिर यूरिया, डीएपी डालेंगे, फिर उसमें निराई गुड़ाई करेंगे, कसिया निकालेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी खरपतवार हटाएंगे। तो ये आपको बेकार के काम में लगा दिया। पहले आपको बड़ी बड़ी मशीनें बेच दी, फिर यूरिया, डीएपी बेच दिया, फिर अंग्रेजी बीज बेच दिए, फिर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बेच दिए। तो आप हमेशा खरीदार होते जा रहे हैं। आप बेच क्या रहे हैं मार्केट में, केवल एक फसल। खरीद क्या रहे हैं, 1000 चीजें, है ना। तो 1000 चीजें खरीदेंगे, एक चीज बेचेंगे तो गरीब होंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो जमीन है इसके अंदर 3 फीट गहरा हल लेके इसको काट देंगे, ठीक है। जब काटेंगे तो ये हल जो 3 फीट गहरा होगा वो इन ऊपर की नरम जमीन और नीचे के पक्के हिस्से को क्रॉस करके ये कच्ची जमीन में चला जाएगा। पहली बार में नहीं कटेगा। तो ये जब इतना कटेगा इस तरीके से, पहले पूर्व पश्चिम, फिर उत्तर दक्षिण, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये फर्श पे लाइनें लगी हैं, ठीक ऐसे ही ये लाइनें लग जाएंगी, है ना, जमीन के अंदर। तो इसके बाद में क्या करेंगे, आप इसमें पानी भर देंगे, है ना। ये पेन पेपर दीजिए, मैं इस पे दिखाता हूँ। तो इस पे आप पानी भर देंगे। जब पानी भरेंगे तो क्या होगा, हाँ, तो जब ये आपने जमीन को काट दिया पहले ऐसे 3-3 फीट की गहराई से, ठीक है। जब काट दिया तो ये बर्फी बन गई एक तरीके से ना। जैसे हम थाली में बर्फी जमाते हैं वैसे ही बर्फी जमाया, जमीन का जमा हुआ है, उसको 3 फीट गहरे हल से काट दिया ऐसे। तब काट दिया तो जमीन में क्रैक्स आ गए, है ना। उस क्रैक के अंदर एक बार कर देंगे फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन मतलब पानी दे देंगे नक्के से, और ये पानी इसमें भर जाएगा, ये सुराख में चला जाएगा, इसमें सब में चला जाएगा, है ना। तो ये जब 3 जो मैं बता रहा था कि ये ऊपर का नरम जमीन और ये हार्ड पैन है, ये दोनों घुल के एक जी हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारा जमीन है, तो उसके ऊपर के 4 इंच में हम खेती कर रहे थे, ये नीचे मान लो 7 से 22 इंच का हार्ड पैन है ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो हार्ड पैन है ये घुल जाएगा इसके अंदर, पानी जब देंगे इसके अंदर तो ये घुल जाएगा। और ये जो नरम जमीन हैरो कल्टीवेटर से किया था, ये वाला जमीन और ये वाला जमीन एक जी हो जाएगी, है ना। तो ये नरम जमीन हो जाएगी, जैसे हम देखेंगे बाद में, तो ये बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगी, है ना। और अगर इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डाला है, पहले यूरिया, डीएपी बहुत ज़्यादा डाला है, तो इसमें 4 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड तो डाल देंगे, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, 4 लीटर 100% वाला होगा, अगर 50% का है तो इसको 8 लीटर डाल देना है, ठीक है।
सल्फ्यूरिक एसिड। पानी के साथ में एक ड्रम रख देंगे, है ना। इस ड्रम को पानी से भरा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसमें टैप लगा दिया, और ये पानी जो दे रहे हैं खेत में, इसके साथ में एक ड्रम पानी में 4 लीटर आपने सल्फ्यूरिक एसिड 1 एकड़ में छोड़ देना। तो क्या होगा कि आपने जो भी केमिकल इसमें पड़े थे वो सारा घुल के और वो नीचे चले जाएंगे या उसको डाइल्यूट होके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये जमीन नरम मुलायम हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसको बेड बना देंगे। एक बार कल्टीवेटर मारेंगे, फिर बेड बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बेड बना दिए। इस बेड में क्या खास बात होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे आपने ये बनाया बेड, तो इस बेड में क्या है, यहाँ पे ट्रैक्टर चलेगा ऐसे, तो टायर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ट्रैक्टर ने यहाँ पे आ गया तो ऐसे घूम के इस बेड में चला जाएगा। जो ये टायर था वो इस बेड में आ जाएगा, ये वाला इस बेड में आ जाएगा, और ये वाला टायर अगले बेड में चला जाएगा। ऐसे आया ट्रैक्टर, और पहले यहाँ पे घूम के जाएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा, जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो पानी, ये जो ट्रैक्टर के बीच का हिस्सा है, ये होता है लगभग 42 इंच। टायर जो होता है ट्रैक्टर का वो 12 से 16 इंच का होता है, ठीक है। तो ये नाली 12 से 16 इंच की बनेगी, और जो बीच का हिस्सा है ये 42 इंच का बनेगा, ठीक है। ये ट्रैक्टर के बीच का हिस्सा है। फिर जब एक बार खेत रेडी हो जाएगा तो हम ट्रैक्टर के टायर 9 इंच के, 10 इंच के या 11 से 12 इंच के डाल सकते हैं। अच्छा रहेगा या 9 या 10 इंच के डालो, ताकि ये नाली पतली रहेगी, गहरी रहेगी, है ना, और इसमें जमीन खराब नहीं होती है। फिर पानी केवल इधर ही देना है हमेशा। ये जो बेड बन गया है ये जिंदगी भर इसी पे खेती करना है, कभी भी इस बेड को तोड़ना नहीं है। जो बोलते हैं ना कि मैं प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती में अगर बार बार हैरो कल्टीवेटर चलाएंगे तो वो ऑर्गेनिक खेती नहीं है। आप उसमें जीवामृत डालो, घनामृत डालो, जो मर्जी डालो। अगर आपने खेती को 3-4 नियम हैं। एक तो खेती को, जमीन को आपको ढक के रखना है। जमीन को सनलाइट नहीं चाहिए, उसको केवल मल्चिंग चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को ढकने के लिए घास फूस और खरपतवार उगाती है। हम क्या करते हैं, बार बार खरपतवार को निकालते हैं, जमीन फिर उगाती है, हम फिर निकालते हैं। ये ठीक तरीका नहीं। जैसे आपको कपड़ा पहनना पसंद है, वैसे ही जमीन को भी कपड़ा पहनना पसंद है, तो उसको ढक के रखना है। फिर उसके ऊपर जो पौधा उगा है उसको सनलाइट चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो उसको प्रकाश चाहिए, लेकिन जमीन को नहीं चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अभी हैरो कल्टीवेटर मार के जमीन को ओपन कर दिया, ऊपर से सूरज का रोशनी लग रहा है, तो ये जमीन गर्म होगा, इसमें जो जमा कार्बन है वो उड़ जाएगा हवा में। कार्बन उड़ गया तो जमीन कमजोर पड़ जाएगा। उसके साथ में उसमें जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, केंचुए होते हैं, वो सब मर जाएंगे। जमीन को डायरेक्ट सनलाइट लगेगा तो कितना गर्म होता है, पैर रख के, हाथ रख के देखा ना कितना गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है। उस पे भाकरी रख देंगे, थेपला रख देंगे तो सीख जाएगा है ना। जैसे आज हम थेपला खा रहे थे, वो थेपला अगर जमीन पे रख दिया तो वो सीख जाएगा, इतना गर्म होता है ना। अगर उसी जमीन पे घास पड़ा हो तो क्या वो थेपला सीख सकता है? इसमें नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता, गर्म नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उसके नीचे अंधेरा भी रहेगा, तो पानी भी उड़ेगा नहीं, और बैक्टीरिया और जो देसी केंचुआ है, केंचुए को क्या बोलते हैं गुजराती में? अपने वो अलचिया, 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 तो अलचिया भी उसमें आ जाएगा, है ना। उसके साथ साथ में उसमें जो भी बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी होंगी। तो जमीन को ढक के रखेंगे तो वो कार्बन अपने आप लेती रहेगी हवा से। हवा में तो बहुत कार्बन है, तो हवा से ही पौधे ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। 98% से ज़्यादा न्यूट्रिशन केवल हवा और सनलाइट से लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिशन हम डालेंगे जी, नहीं। जैसे हरियाणवी में चौधरी बोलते हैं ना, मेरा नाम भी विनोद चौधरी है ना, तो देसी भाषा में डायलॉग मारते हैं, आपको चौधरी नहीं बनना है, प्रकृति को बनना है ना। तो प्रकृति के हिसाब से चलने दीजिए। आप ये मत बोलिए कि मेरे पास पीएचडी का डिग्री है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो मैं बताऊंगा क्या करना है। नहीं,
हमें नहीं चौधरी बनना है, जमीन को चौधरी बनना है, प्रकृति को बनना है, पर्यावरण को बनना है, नेचर के हिसाब से काम करना है। अगर हमने नेचर के खिलाफ काम किया तो हम मारे जाएंगे, नेचर के हिसाब से काम किया तो हम लाखों साल से जिंदा हैं, है ना। और अभी हम कुछ साल में बीमार भी ज़्यादा हो रहे हैं, मर भी ज़्यादा रहे हैं। कोरोना के बाद में तो हार्ट अटैक की वो एक लाइन लग गई है। तो कुल मिला के पौधे को क्या चाहिए? पौधे को चाहिए नमी, पानी नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये पानी का बर्तन है, इसमें आप बोलें कि पौधे को पानी में डुबो के रखेंगे तो क्या वो पौधा जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो उसको पानी नहीं चाहिए, उसको केवल और केवल नमी चाहिए। उतना नमी जितना आपको जमीन को पिंडा बनाया, और अगर वो लड्डू बन रहा है तो उतना काफ़ी है। तो पानी नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, पौधे को सनलाइट चाहिए लेकिन जमीन को सनलाइट नहीं चाहिए। तो पौधे को लेने दीजिए, जमीन को ढक के रखिए, ठीक है। जो खारा पानी भी होता है, जैसे इंडिया में बहुत सारी जगह पे खारा पानी हो गया है, तो अगर आप इस नाली में पानी देंगे तो नमी जाएगी कि खारापन जाएगा? हम पानी तो दे ही नहीं रहे, जमीन से छलनी बन के केवल नमी जाएगी उसमें, तो वो नमी से भी पौधा पनप जाएगा, उसको खारे पानी से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मान लो कि ये पौधा लगाया यहाँ पे, ये यहाँ पे मान लो आप बागवानी कर रहे हैं, ये पौधा लगाया और इसके चारों तरफ अगर आपने पानी दे दिया, जैसे कई बार किसान क्या करते हैं, ये मान लो कि कोई पेड़ लगाया है और ये इसकी जड़ है, तो इसके चारों तरफ गड्ढा बना के पानी देते हैं, है ना। वो नहीं देना है। अगर चारों तरफ पानी देंगे तो वो ऐसा है कि इस बोतल में आपको डुबो के मारा जा रहा है ना। क्योंकि जो रूट होती है इसका, जो मेन जड़ होती है वो जाती है नीचे, और जो इसका न्यूट्रिशन लेने वाली जड़ हैं वो छोटी छोटी हेयर रूट्स होती हैं, वो रहती हैं इससे दूर। जो कनोपी है, मान लो ये पौधे की कनोपी है, तो इससे दूर पानी देना है, यहाँ पे पानी देना है, ठीक है, और यहाँ पे पानी देना है, ठीक है। आपको पौधे को दो तरफ पानी देना है, चारों तरफ पानी नहीं देना है। अगर दो तरफ पानी देंगे पौधा अच्छा जिएगा। चारों तरफ पानी दिया, गोलाई में पानी दिया, उसको खेली बना के पानी दिया, जैसे कई बार ऐसे बना देते हैं, बीच में पौधा लगा दिया, कई बार गोल बना देते हैं। चारों तरफ पानी नहीं देना है। पानी को उसका जो कनोपी एरिया है उससे बाहर देना है, ठीक है। अगर कनोपी से बाहर पानी देंगे तो इसकी जड़ें उस पानी को लेने के लिए आगे बढ़ती रहेंगी, और उस मान लो यहाँ पे आपने नमी दिया तो इस पौधे की जड़ यहाँ तक आ जाएगी। तो अभी जड़ लंबी होगी तो पौधा ताकतवर बनेगा कि कमजोर बनेगा? ताकतवर बनेगा। और जमीन अगर हमने जैसे सबसोइलर का बात किया, उससे जमीन को काट दिया तो नरम हो गया। तो इसकी जो टैप रूट है, जिसका काम है पौधे को खड़ा रखना, वो भी नीचे जाएगा। पहले तो वो जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि हार्ड पैन था, इसके ऊपर ही जड़ें अटक जा रही थी, है ना। तो इसके नीचे नहीं जा पा रहा था, अभी ये नीचे जाएगा तो पौधा बहुत ही ताकतवर रहेगा, ठीक है। तो ये है प्रकृति का नियम। पानी दो तरफ देना है, चारों तरफ कभी नहीं देना है। नाली में पानी देना है। कनोपी एरिया जो पौधे का है, मान लो झाड़ इतना बड़ा है तो उस झाड़ से थोड़ा सा बाहर पानी दीजिए तो पौधा ताकतवर बनता रहेगा। जमीन को ढक के रखना है किसी भी लाइव एंड डेड मटेरियल से। जैसे मान लो आपकी फसल है ये इतनी बड़ी, खरपतवार है इतनी बड़ी, है ना, चारों तरफ खरपतवार उगी हुई है, कहीं पे इतनी बड़ी है, कहीं पे इतनी है, कहीं पे इतनी है। अगर आपकी फसल बड़ी है, खरपतवार छोटी है, तो खरपतवार कोई नुकसान नहीं करता है, उसको ना काटना है, ना निराई गुड़ाई करना है, कुछ नहीं करना है, आपकी फसल सेफ रहेगी। इस मॉडल पे अगर आप खेती करते हैं तो, है ना। और धीरे धीरे खरपतवार उगना बंद हो जाएगा। खरपतवार ही बोलते हैं गुजराती में, लिंडामण बोलते हैं। लिंडामण। तो लिंडामण क्यों उगता है? क्योंकि आपने जमीन को चौक कर रखा है, उसको हार्ड पैन है फरस के जैसा, इसलिए वो उग रहा था। आपने वो तोड़ दिया, बेड बना दिया, मल्चिंग कर दिया तो उगेगा ही नहीं। आप जो बीज लगाएंगे वही उगेगा। आप ये बताओ, खेत में कहीं घास गिरा होता है, उसके नीचे नमी रहती है
कीड़े आते हैं छोटे छोटे, हाँ आता है। आते हैं, हाँ केचुए भी आ जाते हैं उसमें। हाँ आता है। और जैसे बहुत सारा झाड़ कहीं पे आपने डाला है, उसके पास में दूधी का आपने बीज लगा दिया, घिया का बीज लगा दिया, और एक दूसरी जगह बीज लगाया, तो कौन सा बीज ज़्यादा अच्छा चलेगा? दूधी का। दूधी का बीज, जिसमें मान लो बहुत लकड़ियाँ पड़ी हैं, उसके पास में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा पैदावार आएगा, क्योंकि वो ज़मीन ढकी हुई है ना। तो ज़मीन को ढक के रखना बहुत ज़रूरी है। आप घास फूस से, पत्ते से, जिंदा मटेरियल से, मुर्दा मटेरियल से ज़मीन को ढक के रखना है। जितना ढक के रखेंगे उतना अच्छा है। फिर ये बेड सिस्टम बना के रखना है। ट्रैक्टर को कभी भी इस बेड के ऊपर नहीं चढ़ाना है। ट्रैक्टर है केवल नाली में चलने के लिए, है ना। जैसे जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो ट्रैक्टर को कहते थे कि ये ब्रह्म राक्षस है, और अभी ब्रह्म राक्षस हमने बड़े बड़े पाल लिए हैं। पहले बैल से खेती करते थे, ऊंट से करते थे, तो उतना वजन नहीं पड़ता था धरती पे। अभी बहुत वजन पड़ता है, तो धरती पक्की हो रही है। अभी पंजाब में 70-75 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर ले रहे हैं, 4x4, तो जमीन को दबाते रहते हैं। वो जमीन मर जाएगी। फिर जमीन जिंदा होती है कि मुर्दा होती है? जिंदा होती है। जिंदा होती है ना, क्योंकि उसमें हर इंच में करोड़ों जीवाणु होते हैं, और ट्रैक्टरों से, यूरिया डीएपी से, केमिकल से उन जीवाणु को मार देंगे तो धरती मुर्दा हो गई। और मुर्दा धरती से उगा हुआ अनाज भी मुर्दा ही होगा, वो जिंदा नहीं हो सकता है। आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में एक कहावत है, जीव जीवस्य भोजनम, मतलब जीवों का भोजन जिंदा चीजें ही है। जिंदा चीजें जैसे गेहूं है, उसको जब भी पानी मिलेगा तो उग जाएगा, जिंदा है वो अंदर से, है ना। लेकिन केमिकल से उगाते रहेंगे तो उसमें वो एंजाइम, न्यूट्रिशन वगैरह होगा ही नहीं, और वो हम खाएंगे तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगर हम प्राकृतिक खेती करेंगे जिसमें जड़ें गहरी जा रही हैं, बरसात का पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बरसात का पानी नीचे जा रहा है, तो जमीनें ताकतवर हो जाएंगी धीरे धीरे, और वो जो पानी है वो जमीन के नीचे टिकेगा, ग्राउंड वाटर बचेगा, तो ताकतवर जमीनें ताकतवर खाना पैदा करती हैं। जैसे मैं बोल रहा था, पंजाब अभी भुखमरी का शिकार है, हरियाणा भी हो रहा है। भुखमरी का शिकार सबसे ज्यादा दुनिया में पर हेक्टेयर उगाने वाला भुखमरी का शिकार है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनका फोका फूड हो चुका है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है, केवल गेहूं धान 2 चीज उगा रहे हैं, बाकी सब बाहर से खरीद रहे हैं, तो आपके पास में बचा ही कुछ नहीं, है ना। तो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, आपको फल सब्जियां होना चाहिए। फिर हम पानी की बात करते हैं, बरसात के पानी की। जब मान लो आपका खेत पक्का है ना, ये फर्श के जैसा खेत है ना, तो मान लो कि इस फोन के ऊपर पानी गिराएंगे तो क्या वो नीचे चला जाएगा? नहीं जाएगा। इस पे डालेंगे नरम जगह पे तो पानी जाएगा नीचे? नीचे जाएगा। बस सिंपल यही मामला है। हमने जमीन को इतना पका दिया है कि वो पानी नीचे नहीं जा रहा है। नीचे नहीं जाएगा तो बरसात आया, इसके ऊपर गिरा और चला गया, रन ऑफ हो गया। रन ऑफ होगा तो 2 नुकसान होंगे। एक तो आपका जमीन में पानी नहीं गया, तो जमीन बंजर हो जाएगी, बैक्टीरिया नहीं जिएंगे, पेड़ पौधे नहीं जिएंगे, है ना, धीरे धीरे सब बंजर हो जाएगा जमीन। दूसरा, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो इतना नीचे चला जाएगा कि एक दिन पानी आप खोदेंगे मिलेगा ही नहीं, है ना। जैसे मेरे रिश्तेदार हैं राजस्थान में, मैंने उससे बोला कि ट्यूबवेल खोद रहे हो, पानी मिला क्या? उनका डायलॉग था, पानी छोड़ो भाया, आंसू को टप्पो ही कौन मिलो। मतलब पानी तो छोड़ो, खारा मीठा भी छोड़ो, आंसू का टपका इतना भी पानी नहीं मिला 2000 फीट की खुदाई पे। और वो हरियाणा में भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। 1600-1700 फीट से पानी निकालना हर किसान के बस में नहीं है, और वो ना ज्यादा दिन निकाल सकते हैं। तो हमें पानी चाहिए जमीन के अंदर। वो तभी जाएगा जब सारी जमीनों को सब सोइलर से 3-3 फीट गहरा काट के छोड़ देंगे बरसात से पहले, और उसके अंदर पानी जाएगा। ठीक है, पानी रन ऑफ नहीं होना चाहिए, जितना पानी जहां गिरे उधर ही बैठना चाहिए। ठीक है, तो आप एक गड्ढा खोद के कितना पानी रिचार्ज करेंगे? 1 कुआं, 2 कुआं, 100 कुआं खोद के कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सारा का सारा खेती है, मान लो आपका पूरा गांव इस मॉडल पे खेती करता है, आपका 2 साल के अंदर में जमीन में पानी पूरा आ जाएगा ऊपर, 2 साल के अंदर, है ना। क्योंकि आपका जमीन ओपन हो गया, केंचुए चले गए,
वो ऊपर से नीचे सर्कुलेट करते हैं, सुराख बनाते हैं, पानी जाएगा नीचे तक, रिचार्ज हो जाएगा, पानी की समस्या खत्म, है ना। आप तालाब बना सकते हैं खेतों में। तो पानी जो बरसात का है वो बचाना बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर ना खेती बचेगी ना कुछ और बचेगा। राजस्थान में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनमें बोल रहे थे हमारे दोस्त हैं किसान कि बालू रेत है, नरम ज़मीन है, इसमें पानी तो नीचे बैठ जाता है। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, ऊपर से मिट्टी हटाना चालू किया, बालू रेत। जब वो 5 इंच मिट्टी हटाया तो नीचे पक्का फर्श आना चालू हो गया। उस फर्श को तोड़ते रहे, जाके 1.5 फीट नीचे कच्ची जमीन आया। मैंने अपने खेत में 22 फीट ऊंचा टिब्बा था ऐसे, उसको टिब्बे को खुदाई किया एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रैक्टर से, और उसको निकालते रहे 2-3-4 ट्रैक्टर लगाया। जब उसको निकाला तो ऊपर का 4-5 इंच से लेके 1 फीट तक नरम जमीन आया। उसके बाद में 8 फीट तक लगभग पक्का वो जमीन था। इतना पक्का कि उसमें पानी डालेंगे तो वो ऐसा फर्श पे बह रहा है, ऐसे बह जाएगा। क्योंकि जैसे ये एक पेज आपको पाड़ना आसान है ना, इसको पाड़ने के लिए बोलेंगे तो 1 सेकंड में फट जाएगा, लेकिन इन सारे पेजों को एक साथ में फाड़ेंगे तो नहीं फटेगा। नहीं फटेगा ना, इसमें से गोली मारेंगे तो भी नहीं जाएगा, है ना। ऐसा ही जमीन परत दर परत जम जाती है। जो हमने रोटावेटर है, सबसे घटिया मशीन है। रोटावेटर चलाएंगे तो पल्वराइजर उसको बोलते हैं, जमीन को महीन पाउडर जैसा बना देगा। वो पाउडर जैसे चमड़ी पे डालने से पसीना नहीं आता है, वैसे ही जमीन में डालने से जमीन का पसीना बंद तो जमीन मर जाएगा, है ना। तो रोटावेटर नहीं चलाना है। कभी भी जो मल्चिंग मटेरियल है, जैसे आपका धान का है, सरसों का है, ढेंचा है, कुछ भी जमीन के अंदर नहीं मिलाना है, जमीन के ऊपर डाल देना है ना। जमीन के अंदर मिलाना गलत तरीका है। उससे क्या होता है कि आपने बायोमास जमीन में मिलाया, मीथेन पैदा हुई, बैड बैक्टीरिया है, आपकी अगली फसल खराब हो सकती है। जैसे पंजाब में ये जो सफ़ेद और जो गुलाबी सुंडी का प्रकोप आता है, वो आता है जब धान के नाड़ को, मतलब पराली को जमीन में मिक्स करते हैं। तो उसकी बजाय जमीन के ऊपर गिरा दो, धीरे धीरे वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी 2-3 महीने में, 4 महीने में, ठीक है। तो फिर इस मॉडल में क्या करना है, उसके साथ में जैसे तालाब खत्म हो रहे हैं, गांव देहात से खत्म हो रहे हैं, शहरों में, दिल्ली में सारे तालाब खत्म हो गए, चंडीगढ़ के खत्म हो गए, तो तालाबों को क्यों होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर समाज का और कल्चर का और इन्वायरमेंट का इन सब चीज़ों के साथ में क्या लेना देना है। इंसान आइसोलेशन में तो एडजस्ट नहीं करता है ना। इंसान ऐसी चीज़ तो है नहीं कि अपने आप में एक जगह अकेला रहा और काम चल गया। हमारा काम तो तब चलेगा जब हवा, पानी, मिट्टी, ये 3 चीज़ कम से कम हमारे जीवन का आधार है। ये सही होंगे तो हमारा सेहत ठीक रहेगा, ये सही नहीं होंगे तो हम हमेशा बीमार रहेंगे, और बीमार रहेंगे तो हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं कर पाएंगे, और बीमारी से पैसे कंपनियों को जाते रहेंगे। तो कंपनियां क्या गेम करती हैं, कंपनियां क्या करती हैं कि एक तरफ आपको ऐसी खेती दे देंगे जिसमें जहर डालना हो, और वो जहर डाल के आपसे पैसे ले लिए, बीज आपके सारे खत्म हो गए हैं, 90% 2 कंपनियों के हाथ में है, और वो कुल मिला के आपको ऐसा एक घालमेल में दे देंगे जिसमें आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा लुटाएंगे, और 2-3 साल में केमिकल खेती फेल होती है एक बार, है ना। तो आपने ज़्यादा भी कमाया तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बच गया तो सरकारी स्कूलों को ख़राब करके प्राइवेट स्कूलों में ले लेंगे बच्चों के माध्यम से, फिर भी बच गया तो बीमार कर देंगे आपको जहर डाल के। यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, बीज अभी सोना चांदी से महंगे हो चुके हैं, है ना। सोना चांदी से महंगे बीज हम खरीद रहे हैं अभी। आप पपीते के बीज ले लीजिए, लगभग सोने के कीमत के बराबर है। 1 किलो सोने में 1 किलो बीज आएगा। तो कुल मिला के आज हम कंपनियों के इस तरीके से गुलाम हो गए। खेती से जो बीमार हुआ तो फिर उसी कंपनी के पास वो पैसा चला गया बीमारी का दवाई खरीदने में, डॉक्टर के पास जाने में। तो ये एक नाटक है, एक गेम रचा गया है, और इसमें सारी दुनिया खप रही है, मर रही है। पंजाब में कैंसर इतना हो गया है कि बता नहीं सकते हैं, और 2028 से पहले हर घर में एक बंदा कैंसर से मरने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें बाबा नानक कहते हैं
कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, मतलब जो हवा पानी और जो हमारे ये चीज़ें हैं ये हमारे माता पिता और गुरुओं के समान हैं।